हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिवर्ती क्रियाएं, समस्या समाधान। तो इसमें से जो संज्ञान के अंतर्गत आता है वह चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है और समस्या समाधान है। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं यह संज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा संज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के कुल 4 अवस्था बताई है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार भय संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? जिज्ञासा, निवृत्ति, पलायन या फिर युयुत्सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलायन। अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से हैं पूर्णतः अलग, अंतः संबंधित, एक तरफा संबंधित या फिर असंबंधित? तो संज्ञान और संवेग जो हैं यह एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, सूचनाओं के संगठित पैकेट जो हमारी दीर्घकालिक स्मृति में संचित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्कीमा, संवेग, अनुकूलन या फिर उद्दीपक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कीमा। अगला प्रश्न है, जब बालक अपने पुराने स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन, आत्मसातकरण, संतुलन या संगठन? तो जब बालक अपने पुराने स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को जोड़ता है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे, वुडवर्थ, मैकडूगल या गॉलमैन? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो कथन है वह वुडवर्थ का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किसकी कठिनाई से संबंधित है? जो डिसलेक्सिया है वह किससे संबंधित है? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या गणित में? तो डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही लिखने की बात करें तो लिखना जो होता है वह डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है और जो बोलना होता है वह डिस्फेजिया कहलाता है। और गणित से जो संबंधित होता है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय कौशल को प्रभावित करती है? डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गणित कौशल से संबंधित अक्षमता है उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो डिस्थीमिया है, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहराव वाले व्यवहार किसकी विशेषताएं हैं? बौद्धिक अक्षमता, दृष्टिबाधिता, स्वलीनता या फिर एडीएचडी? तो सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहराव वाले व्यवहार जो हैं यह स्वलीनता से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? उच्च रचनात्मकता, तो यह तो इसकी विशेषता है। रट कर याद करना, यही इसका राइट आंसर होगा।
जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह कोई चीज़ रट कर याद नहीं करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अपसारी चिंतन, उच्च जिज्ञासा, ये तीनों जो हैं वह प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? श्रवण बाधित, अस्थि विकलांगता, दृष्टि बाधित या फिर ऑटिज्म। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है यह दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं, या क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि जो है वह कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा से समावेशी शिक्षा की ओर बदलाव क्या सुनिश्चित करता है? समान अवसर और जुड़ाव, अलगाव, सहानुभूति या बच्चों का विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान अवसर और जुड़ाव। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 पूरे देश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 15 अगस्त 2010 या 4 अप्रैल 2009। तो आरटीई एक्ट 2009 जो है यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानवाद या मानवतावाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रचनावाद। एनसीएफ 2005 का जो वैचारिक एवं दार्शनिक आधार है यह मुख्य रूप से रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वह मातृभाषा में होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तुओं को उनके आकार, रंग या वजन के आधार पर क्रम में लगाने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो वह सभी जो कोई वस्तु होती है उसको क्रम में लगाना या उसका रंग, आकार, इन सब में भेद करना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या फिर जेरोम ब्रूनर। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह लेव वाइगोत्स्की ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा मूल रूप से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे, एडवर्ड टॉलमैन, वीएफ स्किनर या थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड टॉलमैन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य अर्थ क्या है? केवल शारीरिक भार का बढ़ना, मानसिक शक्तियों जैसे ध्यान, स्मृति, तर्क आदि का क्रमिक विकास, केवल संवेगों का तीव्र होना या सामाजिक संबंधों का ह्रास। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, मानसिक शक्तियों जैसे ध्यान, स्मृति, तर्क आदि का क्रमिक विकास ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।